फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का पॉलिनॉमियल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिनॉमियल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव कांस्टेंट, जैसे कि आप जानते हैं 5, 6, 7 या 2, 3 कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों, ये जो पूरी डिफिनीशन हो जाता है, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर की जगह हम होल नंबर भी कह सकते हैं। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है, डिफिनीशन नहीं याद रहता, याद समझ में नहीं आता नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर एक तरीके से कहें तो होल नंबर को ही हम कहेंगे। उसके आगे हम आते हैं एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल उसका बहुत ही आसान सा है, 5x 7x + 8, या फिर आप 7y² + 8y + 9 भी कह सकते हैं, या और भी कह सकते हैं 7y + 6, 7y + 8y + 6y। ऐसे आप जितना बढ़ा सकें, बस उसमें ऑपरेटर, वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगला चीज़ आता है डिग्री। डिग्री जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग को नहीं समझ आता है डिग्री क्या होता है। टेम्परेचर वाली डिग्री नहीं है ये पॉलिनॉमियल्स वाली डिग्री है, इतना याद रखिएगा। तो इसमें हम जैसे जानते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब पॉलिनॉमियल का एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 7y² + 8y + 10, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसमें 3 टर्म है, 7y² + 8y + 10, लेकिन इसकी डिग्री 2 है। डिग्री हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री को ऐसे डिफाइन भी किया जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनॉमियल को डिनोट कर रहा है, तो वो कहीं तो कहीं पूरे रूप से उसका जो हाईएस्ट पावर, मतलब ये जो 2 है वो इसकी डिग्री हुई। इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हुई? ये 2 हुई। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में देखें, इस वाले में देखें तो 8x² + 9y + 7, तो इसमें कौन सी डिग्री हुई? इसकी डिग्री ये हुई। ऐसे अगले वाले में देखेंगे तो 6x⁻10 + 7x + 3 = 10, तो ऐसे हम इसको भी कहेंगे कि इसकी डिग्री 10 हुई। ये नहीं कि यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं, ये जो हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन का है उसी को हम कहेंगे। ऐसे अगले में भी है, इसका पावर डिग्री 10 होगा। तो मतलब डिग्री तो समझ में आ गया सबको। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। लेकिन पॉलिनॉमियल्स की टाइप तो जान रहे हैं, लेकिन किस आधार पे उसको बांटा जाए, तो उस डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे कि कितने प्रकार के पॉलिनॉमियल होते हैं, हम डिग्री के आधार पर जानेंगे। यदि डिग्री 1 है तो उस पॉलिनॉमियल को हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल के नाम से जाना जाता है यदि डिग्री 1 हो। यदि डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। यदि डिग्री 3 हो तो उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। और यदि डिग्री 4 होगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। लेकिन इन क्लास 10th हमें सिर्फ मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ही सब कुछ है। दोस्तों, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिनॉमियल का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल है। यदि ये अच्छे से समझ में आ गया तो मान के रखिए कि पूरा लेसन लगभग हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही मेन टॉपिक है और उस पे ही आधार पे पूरी चीज़ है, उसी के आधार पे सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो देखते हैं क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो देखिए, उसी से ख़त्म ही हो रहा है कि क्या है ये, उसी से बता ही रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल मतलब कि एक पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन होता है, हम जान गए। लेकिन एक पॉलिनॉमियल को जो जीरो के इक्वल कर दे वो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाता है। जैसे कि px को, मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ y मान लेते हैं, py मान लेते हैं, यदि ये जीरो के इक्वल हो गया तो यही जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। और यदि py कुछ भी हो, y² + 8y + 10 यही हो, यदि ये जीरो के इक्वल हो गया तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को, किसी भी पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर दे, उसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे px है 7x² + 8x + 9। तो यदि हम px = 0 कर देते हैं
तो ये हो जाएगा ना 7x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम जान सकते हैं कि कितने उसका किस हिसाब से जीरोज़ होगा, उसका हम जीरोज़ भी निकाल सकते हैं इसी से। तो हम जीरो से भी आगे निकालेंगे, कई रूल होंगे उस पे आधार पे हम निकालेंगे। तो उसके आगे एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी पॉलिनॉमियल का उतने ही जीरोज़ होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। मतलब यदि इसकी डिग्री 2 है तो इस पॉलिनॉमियल का मैक्सिमम सिर्फ 2, मतलब 2 ही जीरोज़ हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, यदि डिग्री 2 है तो मतलब जीरोज़ 2 होंगे। यदि डिग्री 3 हो गया तो 3 जीरोज़ हो जाएंगे। मतलब जितनी डिग्री उतनी जीरोज़, इतना याद रखना है। इसी के आधार पे क्वेश्चन होंगे। मतलब ये नहीं सोचना कि इसके इतना कितना होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं। मतलब जितनी डिग्री उतने जीरो, ये बात को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है जीरोज और कॉफिशिएंट में। कॉफिशिएंट आप जानते हैं दोस्तों कि जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट होता है उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। ये जो कॉफिशिएंट होता है इसको, मतलब जैसे 7x लिखा हुआ है तो ये इस x का कॉफिशिएंट 7 है। जैसे 8y² लिखा हुआ है तो y² का कॉफिशिएंट ये 8 है, ये 8y² का कॉफिशिएंट है। ऐसे आगे देखेंगे तो जैसे 9x लिखा हुआ है या 9xy लिखा हुआ है तो xy का कॉफिशिएंट ये 9 है। ये 9 ये xy का कॉफिशिएंट है, इस 9 का xy का कॉफिशिएंट 9 है। तो मतलब अब उसी जीरोस और कॉफिशिएंट में हमें रिलेशन देखना है। तो जैसे हम मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यदि हम इसको a से डिवाइड कर दें, इस पॉलिनोमियल को यदि हम a से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, x² प्लस 8bx अपॉन a प्लस c अपॉन a, ये आ जाएगा दोस्तों। तो यदि हम मान लेते हैं इसके दो पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, तो या तो x इज इक्वल टू अल्फा हो सकता है या x इज इक्वल टू बीटा हो सकता है, जो जीरोज के इक्वल इन पॉलिनोमियल को कर दे। तो उस हिसाब से इसका जो रिलेशन बनता है वो ये आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो दोस्तों मन में आ गया ना कि ये कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कैसे आ गया। और एक और होता है दोस्तों अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये भी आ गया दिमाग में, ये कैसे होता है, तो हम देखेंगे कैसे होगा ये। तो जैसे हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा है, जो जीरो से इक्वल कर देंगे। तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यदि हम इसको इधर ट्रांसफर कर दे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो और x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे फिर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करेंगे। तो तब हम ऐसा करेंगे तो आ जाएगा हम दोस्तों x² माइनस अल्फा एक्स, क्योंकि देखिए x इंटू x² फिर अल्फा x माइनस अल्फा एक्स फिर माइनस अल्फा बीटा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे x का तो यहाँ करेंगे तो माइनस बीटा x आ जाएगा, ये आ जाएगा। तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, x² माइनस एक्स टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा दोस्तों। तो फिर ये आ जाएगा x² माइनस एक्स टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, वही लिखा हुआ है। तो फिर अब हम इसको रिलेट करेंगे, जो ये इक्वेशन हमारा बना था दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, x² प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। इस इक्वेशन को तो याद होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 2, अब हम इन दोनों को रिलेट करेंगे, मतलब कि रिलेशन बनाएंगे। तो दोनों के कोफिशिएंट्स को मतलब हम मैच करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, तो मतलब यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, एक ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा था x² प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। तो अब हम दोनों के कोफिशिएंट को रिलेट करेंगे। तो जब हम रिलेट करेंगे तो जैसे हम x² का कोफिशिएंट देखते हैं तो दोनों का 1 1 है, तो दोनों से हमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं।
अब हम दूसरा x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है bx, x के कोफिशिएंट इन द इक्वेशन नंबर 1 में है b अपॉन ए, और दूसरे में है अल्फा प्लस बीटा, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा। तो देखो उसी को मैंने लिखा है माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो तब इसको करेंगे तो हम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जब ये माइनस इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तब इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। यही सी तरीके से हमारा पहला रिलेशन आता है, फर्स्ट रिलेशन। और जब हम दूसरे वाले को मतलब कि थर्ड टर्म को जब हम रिलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मतलब क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी इज एन कांस्टेंट टर्म होता है, तो जब हम सी अपॉन ए को रिलेट करेंगे तो वो प्लस अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा आ जाएगा, तो वही अल्फा ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा सेकंड रिलेशन है। इन्हीं रिलेशनों के आधार पे हम, ये रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट है कि हम अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे जीरो सही आए हैं कि नहीं आए। वैसे तो मैं अंतिम में आपको ऐसा बता दूंगा कि आप मुजबानी लगाने लगोगे जीरो, उसमें ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। तो जैसे हम इस एक पॉलिनोमियल हमने लिया हुआ है 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, तो जीरोज निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि पहले इसको जीरोज के इक्वल करना होगा। इस pt को मतलब पॉलिनोमियल ऑफ t को हमें जीरो के इक्वल करना होगा, तो हमने पहले इसको जीरो के इक्वल कर दिया। तो अब हम जैसे हमें निकालना है तो हमें इसको 3 टर्म मानना होगा, जैसे जितने भी टर्म हो तो उसको 3 टर्म मान लिया मैंने, 1 2 3। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है जिसकी वजह से ये सिर्फ t की वैल्यू निकाले जीरो के इक्वल यदि हमने कर दिया तो जैसे ये 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, जैसे मैंने इसको 3 टर्म में बांट तो दिया है a b c, तो मतलब ये रफली वर्क के लिए है, मतलब रफ में ही हम ऐसे करेंगे, फेयर में नहीं। तो जैसे हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि a इंटू सी, जैसे हम सब जानते हैं कि यदि ऑड है, यदि ऑड टर्म है तो उसका रिजल्ट नहीं निकलता, उस सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए हम उसको इवन में पहले करेंगे। पहले उसको इवन में चेंज करेंगे, मतलब इवन टर्म में चेंज करेंगे, मतलब उसको 4 टर्म या 2 टर्म में पहले लाएंगे, और उसके बाद हम उसको 0 टर्म में मतलब कि एक सिंप्लीफाई करके उसके 0 के इक्वल करेंगे। तो जैसे पहले हमें इसको a इंटू सी करना होगा, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर इस b वाले टर्म, ये जो 12t है, मतलब और अलग एग्जाम्पल में और अलग होंगे, तो जैसे इस 12t को हमें ऐसा तोड़ना होगा कि ये a इंटू सी के इक्वल हो जाए। जैसे ये 12t यहाँ पे लिख देते हैं, और यदि a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा 5t स्क्वायर इंटू 7, तो आ जाएगा 35t स्क्वायर। तो हम 12t को कैसे तोड़ें कि ये 35t स्क्वायर के इक्वल हो जाए, मल्टीप्लाई करने में जो दो नंबर को हम तोड़ें तो वो 12t ऐसे तोड़ें कि a इंटू सी के इक्वल हो जाए। तो अभी तो हम ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा कि कैसे, मतलब कि यदि आप नहीं समझ पा रहे, नहीं याद आ रहा है, तो कैसे हम उसको याद करें कि ये 12t के इक्वल हो जाएगा। तो अभी तो जैसे हम 5 और 7 में तोड़ सकते हैं, 5t और 7t में, तो 5t और 7t 35t स्क्वायर ही हो जाएगा। बहुत इजी एग्जाम्पल मैंने लिया है इसीलिए कि बहुत आसानी से मिल जाए। जैसे हम इसको फिर अब देखेंगे तो ये 5t स्क्वायर प्लस इस 12t को हम लिख सकते हैं 5t प्लस 7t, तो हम लिख देंगे 7t प्लस 5t, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है, आप आगे लिखो, यदि प्लस का सिंबल है 12t के आगे तो उसका नहीं होता कि आप उसको आगे लिखो या पीछे लिखो, माइनस में ऐसी दिक्कत होती है आगे पीछे लिखने में, इक्वल टू 0। फिर देखते हैं यहाँ से हम 5t कॉमन ले सकते हैं, यहाँ t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5t प्लस 7। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो दूसरी तरफ हम 1 कॉमन लेंगे, 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5t प्लस 7। हमें ऐसा कॉमन लेना है कि हम इन दोनों को कॉमन कर सकें, मतलब यदि आपने इसमें से अच्छा पूरा कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई इन दो फर्स्ट 2 टर्म को कर लिया, तो आप सेकंड 2 को ऐसे ही आपको करना है कि ये इसी के इक्वल आए। तो अब यदि अब ये इक्वल हो गया तो हम इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं, इसमें से एक 5t प्लस 7 को हम कॉमन लेंगे, और तब दूसरी तरफ सिर्फ t प्लस 1 बचेगा। इतना तो हम जानते हैं, जो कि 0 के इक्वल होगा। तो अब हम 5t प्लस 7
इक्वल टू 0 कर सकते हैं और t प्लस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -7/5 और यहाँ से आ जाएगी t इज इक्वल टू -1। अब ये दो वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि ये क्या हमारा सही है कि नहीं। तो दोस्तों अभी याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरो। हम अब उसका प्रयोग करके देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यू सही आई है या नहीं आई है। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये b है और ये a है, ये a है ये b है, हम जानते हैं। और अल्फ़ा हम इसको मान लेते हैं और बीटा हम इसको मान लेते हैं। तो यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं -7/5 -1 इक्वल टू -b मतलब कि -12/5 ऐसे आएगा। अब हम दोनों तरफ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 7/5 प्लस 1 इक्वल टू -12/5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यदि ये प्लस करेंगे तो 7 + 5/5 इज इक्वल टू 12/5। दोनों तरफ हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है दोस्तों। ये दोनों इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। तो मतलब हमारा ये जो सॉल्व है, ये जो जीरोज आया है ये बिल्कुल ही सही है। ये जो -7/5 आया है और ये -1 जो आया है, ये दोनों एकदम सही आया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों अब हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। t² - 2t² - 15t इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों एक और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। इसमें तीनों की तीनों जो टर्म है वो हमारे वेरिएबल उसके साथ कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल लगा ही हुआ है। तो अब हमें ऐसा करना है, तो देखिए इसमें तीनों वेरिएबल सेम है तो हम इसमें से एक चीज़ तो कॉमन कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से t कॉमन कर लें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ -2t बचेगा, यहाँ पे t² बचेगा, t बचेगा, यहाँ -2t बचेगा और यहाँ पे -15 बचेगा। ठीक है दोस्तों। और ये t 0 की जब इधर डिवाइड करने पे जाएगा, मतलब ये t जब इधर आ जाएगा 0 पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे और ये t -2t -t बचेगा और ये -15 बचेगा, दैट इज जो कि 0 की इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको जानते हैं, यहाँ से हम माइनस हटा सकते हैं। यदि हम माइनस कॉमन कर ले तो t + 15 बचेगा जो इक्वल होगा 0 की। और फिर हम इस माइनस यहाँ से हट गया तो फिर ये t जो आया t + 15 इक्वल टू 0, तो जो t होगा वो -15 होगा। तो इसका जो दोनों जीरोज होगा वो -15 ही होगा। मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू ऑल्सो -15 एंड बीटा इज आल्सो -15। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों जो जीरोज होंगे वो उसके -15 ही होंगे। इसको भी आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a करके। दोस्तों अब हम देखते हैं